जय श्री राम फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट फ्रंट फिजिक्स फॉर नीट। दिस इज लेक्चर नंबर 20। आज मैं बात करूंगा आपसे कोलिजन्स के बारे में। ठीक है, तो ये आज का एजेंडा कोलिजन। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कोलिजन? देखिए, नंबर वन पॉइंट इज अ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑन ईच अदर फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। मतलब एक छोटे समय के लिए दो बॉडीज आपस में टकराती हैं। ठीक है, पहली चीज। और स्ट्रॉन्ग फोर्स वहाँ पे एक्सर्ट करती है। नंबर टू, फॉर ए कोलिजन टू टेक प्लेस द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग कोलिजन। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन्स। नंबर वन। एंड ऑल्सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये इस तरीके से हम ये तीन पॉइंट्स के जरिए कोलिजन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम अपनी समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज सेम एज टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन। तो m1v1 plus m2v2 is equal to m1v1 dash plus m2v2 dash, where this m1 m2 are the mass of the bodies and v1 v2 are the velocities before collision and v1 dash v2 dash are the velocities after the collision. तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटिव फोर्सेज द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल आल्सो रिमेन कंजर्व। आप ये कह सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर जो है कांस्टेंट रहेगा दोनों बॉडीज के लिए, कोलिजन से पहले और बाद में। तो ये एक्सप्रेशन हो गया हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। तो ये कब होगा? जब डिसिपेटिव फोर्सेज आपके एब्सेंट है। तो दिस इज अनदर पॉइंट विच इज टू बी रिमेंबर्ड। तो दोस्तों ये बेसिक था। देखिए, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, जैसे लेक्चर भी लंबा ना हो, आपको चीज़ समझ में आ जाए। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर नीट एग्जामिनेशन। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन से मैं इलस्ट्रेशन शो कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन इज टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ equal mass m is equal to 1 kg are lying on a smooth horizontal surface as shown in this diagram. A spring of force constant, this k is equal to 200 newton per meter, is fixed at one end of block A. ये block A है। ब्लॉक बी कोलाइड्स विद ब्लॉक ए विद वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो ये ब्लॉक ए स्टेशनरी है, ब्लॉक बी से टकराता है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थे। क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग में थोड़ा सा स्प्रिंग आप दब जाएगी, तो वो पूछा मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करने के लिए हम मैक्सिमम कंप्रेशन मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं XM है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक्स सेम। अब जब स्प्रिंग मैक्सिमम दब जाएगी तो उसके बाद दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो अगेन इफ यू आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। देखिए, अब यहाँ पर एम ए प्लस एम बी इंटू वी इजिकल टू एम बी इंटू वी नॉट। ये क्या है? बिफोर कोलिजन है, क्योंकि आप देखिए डायग्राम में, देखिए ये डायग्राम में ये जो बी बॉडी है वो आपकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो ये इसका कोलिजन से पहले हो गया एम इंटू वी, और जब इससे टकरा जाएगी तो दोनों बॉडीज का जो जब मैक्सिमम इनका कंप्रेशन हो जाएगा तो ये दोनों बॉडीज आपकी एक दूसरे से जुड़ गई, तो दोनों का जो मास होगा वो सम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एम ए प्लस एम बी इंटू वी इजिकल टू एम बी इंटू वी नॉट, वेयर वी इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन। तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 m2 दोनों की वैल्यूज 1 kg दी है, और ये हो गया अगेन दिस mv इज 1 एंड v नॉट। तो v नॉट और v में एक रिलेशन आ गया, मींस v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 2। v नॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो यू आर गेटिंग v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अब यहाँ तक होने के बाद अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन जो मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी मींस कांस्टेंट, या सिस्टम में जो भी मैकेनिकल एनर्जी है। तो यहाँ पर एक तो स्प्रिंग की एनर्जी होगी, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है। जब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो व्हाट आई एम सेइंग, दिस हाफ mv स्क्वायर इज कंजर्व्ड मींस हाफ इंटू एम, मतलब मास बी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, उसके बाद के कोलिजन के बाद के टोटल सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है मींस हाफ ऑफ टोटल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग। तो इस तरीके से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, हाफ एम बी इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ए प्लस एम बी इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू एक्सएम स्क्वायर, वेयर के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एक्सएम इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें आप वैल्यूज प्लेस कर दीजिए दोस्तों, सारी वैल्यूज आपको पता है हमें, वी नॉट वी सब ऑल दीज वैल्यूज आर नोन। तो इफ यू आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग एक्स मींस द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कम्स आउट टू 0.1 मीटर, या फिर आप उसे 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों नेक्स्ट बात हम करते हैं, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन आई एम गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो बेसिकली दो कैटेगरीज में इनको हम डिफाइन करते हैं। नंबर वन इज इलास्टिक कोलिजन, अदर इज इनइलास्टिक कोलिजन। तो अब देखिए क्या क्या इनकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। बेसिकली व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, तो अ कोलिजन इज सेड टू इलास्टिक इफ along with linear momentum kinetic energy also remains conserved before and after collision। कहने का मतलब इलास्टिक कोलिजन में जो है लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ओनली लीनियर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, नाउ यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। देखिए, इलास्टिक कोलिजन और ये इनइलास्टिक कोलिजन है, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, दो मासेस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जब दोनों मतलब बिफोर है, दिस इज योर बिफोर, ओके, कोलिजन से पहले और कोलिजन होने के टाइम पे और कोलिजन के बाद। तो इस तरीके से आपका जो है इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों जो बॉडीज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन डिफरेंट वेलोसिटी से कोलाइड करने के बाद रिवर्ट हो जाती हैं। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडीज एक दूसरे से टकराने के बाद ये थोड़ी जुड़ जाती हैं। तो बेसिकली वो एक कंबाइंड बॉडी बन जाती है जो इसकी एक सिंगल वेलोसिटी होती है। ओके, तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, मींस द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ अप्रोचिंग पार्टिकल्स परमानेंटली स्टिक टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं और मूव विद कॉमन वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, अब
उसके बाद एक और कैटेगरी जिसको बोलते हैं हेड ऑन एंड ओब्लिक कोलिजन। और हेड ऑन का मतलब सीधे आप सीधी टक्कर जो होती है आमने सामने की, और ओब्लिक कोलिजन का मतलब थोड़ी टेढ़ी होकर टक्कर लग रही है। तो यहाँ हेड ऑन एंड ओब्लिक कोलिजन का मतलब क्या है, देखिए, इफ वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आर डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, द इंपैक्ट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट और हेड ऑन कोलिजन। तो यहाँ पर जो लाइन जो दोनों को जॉइन करती है, जो कोलिजन की लाइन है, उसकी डायरेक्शन में वेलोसिटीज होती है। लेकिन अगर ओब्लिक कोलिजन है तो उसके इसमें क्या होता है, वेलोसिटीज वेक्टर्स ऑफ बोथ और एनी ऑफ द बॉडीज आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो दिस इंपैक्ट इज कॉल्ड ओब्लिक कोलिजन। तो ये आपका हेड ऑन एंड ओब्लिक कोलिजन में डिफरेंस हो गया। अब देख लेते हैं आगे हेड ऑन एंड इलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ और बातें हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम दिखाया आपको, यहाँ पे बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, ये दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, m1 m2 दोनों की वेलोसिटीज है। देखिए लिखा है, टू बॉल्स ऑफ मासेस m1 and m2 कोलाइड विद ईच अदर इलास्टिकली विद वेलोसिटीज v1 and v2। ओके, अभी इनकी पहले वेलोसिटी कोलिजन से पहले वेलोसिटी v1 v2 है। अब देयर वेलोसिटीज बिकम v1 डैश एंड v2 डैश आफ्टर द कोलिजन अलोंग द सेम लाइन। तो ये इसका मतलब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कोलिजन से पहले और बाद में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मींस mv रिमेंस कांस्टेंट, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, जैसे हमने अभी समझा। तो इन एन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज ऑल्सो कंजर्व। जैसे मैंने आपको बताया था, इलास्टिक कोलिजन के केस में दोनों चीजें कंजर्व रहती हैं, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर लीनियर मोमेंटम। तो हम सेम इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के लिए भी लिखेंगे, मींस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 डैश स्क्वायर, ये वेलोसिटीज उसके बाद की है, प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। तो इस तरीके से हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से दोस्तों हम v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद जो इनकी वेलोसिटीज आएंगी। मतलब v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v2। ओके, सिमिलरली v2 डैश इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v1। तो ये दोनों वेलोसिटीज हो गई कोलिजन के बाद। अब देखिए, इनके आधार पे हम जो है अब स्पेशल केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट आर दोज डिफरेंट स्पेशल केसेस। तो यहाँ पर दो तीन स्पेशल केसेस हैं, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट स्पेशल केस इफ m1 इज इक्वल टू m2, मतलब दोनों के मास इक्वल है, तो क्या होगा, आप उन इक्वेशन में देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये देखिए इक्वेशन फिर से लिखी है, v1 डैश का फॉर्मूला ये था और v2 डैश का फॉर्मूला ये था। तो अगर m1 m2 इसमें बराबर कर देंगे तो ये फर्स्ट टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर m1 m2 बराबर, तो ये 2m अपॉन 2m मींस दिस इज सिंपली इज इक्वल टू v2। तो v1 डैश इज इक्वल टू v2 आ जाएगा, देखिए ये लिखा हुआ है। इसी तरह से v2 डैश इज इक्वल टू v1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का है कि दैट इज व्हेन टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली इन हेड ऑन कोलिजन और हेड एंड कंडीशन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, मतलब उनकी वेलोसिटी आपस में अदल बदल जाती है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन था। ओके, अब सेकंड केस का है दोस्तों, सेकंड केस है अगर m1 और m2 में डिफरेंस है, मतलब अभी मैंने बताया इक्वल, अब क्या m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड से v1 इज इक्वल टू 0, मतलब जो एक मास जो है वो एक हैवियर है विद रेस्पेक्ट टू, और जो भारी वाला जो मास है वो आपका स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पर है। तो हम कह सकते हैं अगर m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2 देन m2 अपॉन m1 इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0, अप्रॉक्सिमेटली हम इसको 0 मान सकते हैं। तो उस केस में हम फिर उन इक्वेशंस में ये वैल्यूज रख देंगे। तो v1 डैश उस केस में 0 हो जाएगा और v2 डैश की वैल्यू माइनस v2 के बराबर हो जाएगी। तो इट मींस इफ अ लाइटर पार्टिकल कोलाइड्स विद अ हेवियर पार्टिकल एट रेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया m1 जो है बहुत भारी है लेकिन वो रेस्ट पर है, और m2 जो हल्का है वो मूवमेंट कर रहा है। तो उस केस में कहो देन हेवियर पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट बट लाइटर पार्टिकल बाउंसेस बैक विद सेम वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब जब कोई हल्की चीज भारी चीज जो कि रेस्ट उससे टकराती है तो क्या होगा, वापस हो जाती है सेम वेलोसिटी के साथ। तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन का सेकंड स्पेशल केस था। थर्ड स्पेशल केस में इसका जस्ट रिवर्स है, मतलब अब जो हल्का वाला पार्टिकल है वो आपका स्थिर है, मतलब रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसका मतलब m1 अपॉन m2 इज अगेन अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0 एंड v1 इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। अब यहाँ पर लाइटर पार्टिकल स्टेबल है तो उस केस में क्या होगा, v1 डैश इज इक्वल टू 2v2 हो जाएगा और v2 डैश की वैल्यू v2 के बराबर होगी। तो ये दोस्तों ये जो इक्वेशंस आ रही हैं वो मैंने आपको इनिशियल इक्वेशन बताई थी, उनमें वैल्यूज रख देंगे, ये कंडीशन रख देंगे तो उससे आ जाएंगी। तो अब हम इसका रिजल्ट क्या निकालते हैं कि इफ अ हेवियर पार्टिकल कोलाइड्स विद अ लाइटर पार्टिकल एट रेस्ट देन लाइटर पार्टिकल मूव्स विद ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्टिकल व्हाइल वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्टिकल रिमेंस सेम। मतलब अगर कोई भारी चीज की हल्की चीज से टकराती है और वो अगर स्टेशनरी है, हल्की चीज स्टेशनरी, तो क्या होगा, भारी जो हल्की वाली जो पार्टिकल बॉडी है वो अपनी मतलब उसकी ट्वाइस की डबल वेलोसिटी से उसको आपका मूवमेंट हो जाता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था दोस्तों। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। देखिए, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m and 2m मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस कोलाइड इलास्टिकली विद वेलोसिटीज v and 2v फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ कंडीशंस है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए वैल्यू दे रखी v1 माइनस v और m1 m है और m2 2m है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की वेलोसिटी अगर v है तो और दूसरे v and 2v है अपोजिट डायरेक्शन में, तो v1 अगर माइनस v करें तो v2 इक्वल टू 2v हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन बनाई, देखिए 2m और एक हल्की बॉडी है एक भारी बॉडी है, दोनों की वेलोसिटी है एक दूसरे के 1:2 के रेशो में, और ये आपकी जो है इस तरह से आपस में टकरा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, ये फॉर्मूले जो मैंने आपको जस्ट लिखवाए हैं उन फॉर्मूले में हम इनको यूज कर लेंगे। तो हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस, हमें क्या करना है, v1 डैश वाले कैलकुलेट करना है। तो v1 डैश यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वुड गेट मी द वैल्यू v1 डैश इक्वल टू v/3 प्लस 8v/3 दैट इज 3v। सेकंड थिंग इज v2 डैश कैन सिमिलरली कैलकुलेटेड लाइक दिस, इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको भी समझाया, ये फॉर्मूले में आप v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू निकालेंगे तो v2 डैश आएगा 2/3v माइनस 2/3v दैट इज 0। तो ये v2 डैश 0 आ गया। ओके, तो अब ये जो मेरा डायग्राम है, देखिए आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं जैसे मैंने कुछ समझाया था। तो सेकंड पार्टिकल ऑफ मास 2m कम्स टू रेस्ट व्हाइल द फर्स्ट ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी 3v इन द डायरेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों हम बात करते हैं हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन की जैसे, ठीक है। अब इन इलास्टिक कोलिजन का मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि उसमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो अब हमने जैसे यहाँ पर एक कंडीशन ली हुई है, यहाँ पर मैंने दिखाई दो डायग्राम दिखाई, एक बिफोर कोलिजन है, दूसरा आफ्टर कोलिजन है। यहाँ पर दो डिफरेंट मासेज हैं, दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है। अब टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी, ओके। M2 M1 के वेलोसिटी चेंज होंगे, पहले V2 V1 थे, अब ये V2 डैश और V1 डैश हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो इन इलास्टिक कोलिजन ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी of the particles no longer remains conserved. Okay. However, in the absence of external forces, law of conservation of linear momentum still holds true. जैसे मैंने आपको बताया लीनियर मोमेंटम तो आपका कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी वहाँ कंजर्व नहीं रहती। अब इसको और आगे देख लेते हैं, इसका एनालिसिस और कर लेते हैं। देखिए, तो देखते हैं दोस्तों इसको, देखिए ये मैंने आपको बताया, ये इसमें क्या है, द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास M1, जैसे मैंने बताया M1 और M2 दो मास थे, उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी हो जाएंगी V1 डैश एंड V2 डैश, है ना, कोलिजन के बाद। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, mv रिमेंस कांस्टेंट, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। फाइन, तो दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 सपोज। अब सेकंड केस क्या होगा दोस्तों, सेकंड केस में क्या होगा, कोलिजन इज सेड टू परफेक्टली इलास्टिक इफ बोथ द पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर, जैसे मैंने आपको समझाया कोलिजन के बाद वो आपस में चिपक जाएंगे एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी v डैश, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी एक ही हो जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए। तो यही इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब ये m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v डैश, मतलब इन दोनों का कलेक्टिव एक मास हो जाएगा, दोनों का जोड़ के, और इन दोनों की अलग अलग वेलोसिटी ना होगी। अब ये जो होगी एक कॉमन वेलोसिटी v डैश से आप रिमूव करें तो v डैश का फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों यहाँ से m1 v1 प्लस m2 v2 अपन m1 प्लस m2। तो ये देखिए एक सिंपल इक्वेशन आ गई, ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनके बेस पे हम क्या करेंगे, देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसा, डेल्टा के का मतलब पहले इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी ये थी कोलिजन से पहले हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v2 v डैश स्क्वायर। तो ये कॉमन वेलोसिटी वाला था, तो ये इनिशियल एनर्जी, ये होगी फाइनल एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो आपका ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये आ गया माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2। अब ये v डैश का जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था दोस्तों, अभी जो इक्वेशन बनाई थी पिछले, उनमें से v डैश की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करके आप इसको वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मीन्स हम इस एक्सप्रेशन के आधार पर कह सकते हैं कि सम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन एन इनइलास्टिक कोलिजन। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वैलिड होता है लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, मतलब कम हो जाती है, लिखा है ना ऑलवेज लॉस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg, इट इज स्टक बाय अ बुलेट ऑफ मास से 10 to the power minus 2 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 into 10⁻²2 मीटर पर सेकंड। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द बॉब, ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब रेजेस बिफोर स्विंगिंग बैक, ठीक है, ठीक। अब ये देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम एक वो बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, एक गोली लगी इसमें, तो ये थोड़ा इस तरीके से रेस कर जाएगा। तो इसमें यही पूछ रहा है कितने हाइट तक रेस करेगा। तो जो सारी कंडीशन दी है उनके बेसिस पे हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट द हाइट, तो इसमें फिर अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का। तो mu का मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम है और ये उसके बाद का है। तो यहाँ पर दो मासेस दिए हुए हैं, एक बॉब का मास दिया है, उसका बुलेट का मास दिया हुआ है। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो देखिए यहाँ से दिस इंप्लाइज 10⁻⁻² इंटू 2 की पावर 2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1 प्लस 0.01 v। तो क्योंकि ये मैसेज देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, सारी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि स्मॉल मास है, बुलेट का मास है जो u वेलोसिटी से आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर, और ये चूंकि स्टेशनरी है, अब चूंकि बॉब में ये धंस जाती है गोली, तो इसका मतलब अब इसका टोटल मास m प्लस कैपिटल m, स्मॉल m प्लस कैपिटल m, मतलब बुलेट और बॉब दोनों का मास मिला के ये हो जाएगा m प्लस m, और इसकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो v होगी। तो हमें ये देखिए यहाँ पर सारी कंडीशन दी थी, तो हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल v की, मतलब ये जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो दैट कम्स आउट टू बी 2/1.01 मीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी आने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, kinetic energy of the block will with bullet in it converted into potential energy and as it rises through height, मतलब ये अब जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे। अब जितनी हाइट तक जाएगा उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है आपकी दोस्तों कलेक्टिव उसकी वॉल्यूम की, और ये आपका उसकी टोटल कलेक्टिव जो मास है उसकी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी v²/2g, दैट इज 2/1.01, ये आपका वेलोसिटी आ रही है, देखिए यहाँ से दोस्तों यहाँ भी, और आपने वैल्यू सारी पुट कर दी है, इंटू 1/2 ये आ गया, और ये 9.8 यहाँ जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा 2, क्योंकि उन्होंने पूछा है ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग में, मतलब ये वापस आने से, स्विंग वापस होने से पहले ये 0.2 मीटर हाइट तक, मतलब ये आपका ऊपर तक इतनी हाइट तक चला जाएगा। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये फाइनल आंसर आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, अ बॉडी फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट of 10 meter rebounds to a height of 2.5 meter, calculate number 1 the percentage loss in the kinetic energy, second the ratio of the velocities of the body just before and just after the collision। अगेन सिंपल सॉल्यूशन, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला अप्लाई करिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लीजिए, v1 v2 वेलोसिटीज मान ली है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। बॉडी एक ही बॉडी है यहाँ पर, उसकी दो वेलोसिटीज हैं v1 और v2, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब ke1 निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कोलिजन से पहले और पोटेंशियल एनर्जी कोलिजन के बाद, ठीक। तो ke1 हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m इंटू g इंटू h1, ठीक।
और सेकंड हो जाएगा हाफ एम बी टू स्क्वायर इक्वल टू एम जी इंटू एस टू, क्योंकि ये बॉडी फॉल कर रही है ना ऑन ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, तो यहाँ पर हाइट दे रखी है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपस में कन्वर्ट होंगी। तो ये दोनों इक्वेशन की मदद से हम परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, सिंपल एम इंटू जी एच वन माइनस एच टू अपॉन एम जी एच वन इंटू 100। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को यूज करिए। अब आपको पता है यहाँ पर ये देखिए, तो दोस्तों इस इक्वेशन में क्या है, देखिए एम जी से तो एम जी कैंसिल हो जाएगा। अब एच वन एच टू है तो एच वन जैसे आपने यहाँ पर देखा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 10 मीटर की हाइट से गिर के लेकिन रिबाउंड हो रहा है, मतलब वापस उछल जाती है 2.5 मीटर तक। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, एच वन हमारा कितना है 10 है, और रिबाउंड वाली हाइट जो हमारी 2.5 है, तो उसमें रख दी है 10 माइनस 2.5 और 10 इंटू 100, तो ये 75% पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर लॉस हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पूछा रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो इस फॉर्मूले का यूज करिए v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज सिंपली h1 अपॉन h2, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू h1 अपॉन h2, दैट इज से 10 अपॉन 2.5। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, देखिए ये कंसेप्ट कहाँ से है, मैंने आपको बताया था ना, ke1 और ke2 दोनों को उनके मल्टीप्लाई, दोनों का रेशो ले लीजिए, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर एम बी वन स्क्वायर अपॉन हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू एच वन अपॉन एम इंटू जी इंटू एच टू। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो फिलहाल ये हमारा एच वन अपॉन एच टू का रेशो आ जाएगा, मतलब जो कि v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर के बराबर है, तो दैट इज 10 अपॉन 2.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4, और v1 अपॉन v2 की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया क्वेश्चन, और आज का वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।